हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और स्टडीज कैसे चल रही है यार? फटाफट से कमेंट करके बता दो। और यूनिट टेस्ट खत्म हुआ कि नहीं हुआ यार? देखो, अब तो ये भी आ गया, अपने त्योहार के सीजन्स आ गए हैं। और अभी कुछ दिनों में हमारा दही हंडी गोकुलाष्टमी होगा, फिर उसके बाद गणपति गणपति बप्पा मोरया पधारेंगे यार हमारे घर। तो यार बहुत सारे मतलब त्योहार और सेलिब्रेशंस चलेंगे अभी कुछ दिनों के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्स तो हो गए होंगे, और फटाफट से अगर हो गए होंगे तो जरूर से अपने मार्क्स मुझे कमेंट करके बताओ कि यार कितने कितने मिले हैं, कैसे गए पेपर्स वगैरह, जो भी है यार ईमानदारी से बता देना, ताकि यार मुझे भी पढ़ के अच्छा लगे। ठीक है। और बहुत सारे त्योहार आएंगे तो यार त्योहार वगैरह में एंजॉयमेंट भी कर लेना, क्योंकि ये सब मौका दोबारा नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है। तो एंजॉयमेंट भी करो, लेकिन साथ साथ में आपका साइमल्टेनियसली पढ़ाई भी होना चाहिए। तो हमारे सभी सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट के वाले लेक्चर्स पूरे हमने पढ़ा के रखे हैं, सब चीज पढ़ा रखा है। तो वीडियोस अवेलेबल है, आराम से ढूंढो और पढ़ाई करते रहो। बस इतना बोलना चाहता हूँ। आप लोग के लिए प्रॉब्लम सेट भी शुरुआत कर दिया 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो प्रॉब्लम सेट का एक और बेहतरीन लेक्चर वीडियो, जो कि आज हम पढ़ेंगे, किसका? प्रॉब्लम सेट 4B फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर का। तो तीसरा लेक्चर आज लेकर आया हूं, जिसमें और भी 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। रोज 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोग को हर चीज धीरे धीरे करके अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगेन, जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम सेट के लेक्चर वीडियोस देखने के पहले अगर आपने हमारे चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जो आपको नहीं समझेंगे। हो सकता है आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं और सीधा प्रॉब्लम सेट पे आ रहे हो, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं प्रॉब्लम सेट में अभी वो देख रहे हो, तो हो सकता है जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में ना आए, क्योंकि उसके पहले हमने वीडियोस बना के समझा के रखा हुआ है ना। तो पहले वो समझो, लेक्चर वीडियोस देखो, फिर आओ प्रॉब्लम सेट के लेक्चर वीडियो, ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है। तो आज भी अगेन 2 क्वेश्चन करना है, 6 एंड 7, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगेन, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जरूर से मुझे फॉलो कर सकते हो। ये हमारा इंस्टा आईडी है पर्सनल, एंड हमारा ऑफिशियल आईडी, तो दोनों को आप फॉलो कर सकते हो। जाके जरूर से सपोर्ट करना, वहां पे भी हमें ग्रो करना है। और साथ ही में अगर आप पेड बैच परचेस करना चाहते हो तो हमारा एक ऐप है जेआर ट्यूटोरियल्स के अंदर, एक विश्वास बैच चल रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, और लगभग 60-70% ऑफ 10th स्टैंडर्ड सिलेबस फ्रेश तरीके से कंप्लीट भी हो गया, और लगभग 1-1.5 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जरूर से चेकआउट कर लेना, वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे आप सभी के लिए अगर आप उसको परचेस करते हो। तो एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छा लगा जरूर से परचेस करना। ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करना है। तो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया था, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था क्या क्वेश्चन है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, कभी भी याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से कम 1 या 2 बार पढ़ना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन को अगर हम समझ नहीं पाते तो उसका सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर हम क्वेश्चन को समझ गए ना, और कंसेप्ट अगर हमको पता है, तो क्वेश्चन को समझ के पढ़ के ही हम लोग को आइडिया लग जाता है कि ये कैसे सॉल्व होने वाला है। तो ये क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, नीता अग्रवाल इन्वेस्टेड 10,200 रुपीज इन शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू 100 रुपया। मतलब उसने शेयर खरीदा होगा, इन्वेस्ट किया पैसा। कितना पैसा इन्वेस्ट किया? मतलब सम इन्वेस्टमेंट हो गया ना। ये जो नीता अग्रवाल ने, उसने पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब पैसा मतलब सम, तो सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड हम लोग कैसे लिखते हैं? कितना आ गया? 10,200 रुपया जो है वो पैसा उसने इन्वेस्ट किया। और पैसा इन्वेस्ट किया उस शेयर में, और उस शेयर का जो मार्केट वैल्यू चल रहा था उस टाइम पे एक शेयर का, वो कितना है? 100 रुपया। मतलब मार्केट वैल्यू कितना चल रहा होगा उस शेयर का? 100 रुपया चल रहा होगा। ठीक है। फिर क्या किया उसने? ये खरीदा, फिर उसने बेचना शुरू किया। तो शी सोल्ड 60 शेयर व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ 125। मतलब जैसे अब मैं ही हूं, समझ लो। तो हम लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में, देखो मैं भी इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पैसा जब भी हमारे पास थोड़ा बहुत बच जाता है, सेविंग हो जाता है, तो हम पैसा डाल देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके, महीने का 500, 1000 जो भी है। आप लोग भी कर सकते हो, जब आप एक एज क्रॉस कर लोगे या फिर अभी से आपका फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप भी कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज होती है। तो उसने क्या किया? 10,200 रुपए एक शेयर में डाल दिया। ठीक है। अब शेयर में डालने के बाद उसने सोचा कि अब इसका जो प्राइस चल रहा है, पहले जब उसने खरीदा तो एक शेयर का प्राइस था 100 रुपया। अभी हम लोग इसके हेल्प से निकाल सकते हैं कि उसने टोटल शेयर कितना खरीदा होगा, नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे वो हम निकालेंगे। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि उसने 100 रुपए का शेयर खरीदा, मतलब एक शेयर का दाम कितना? 100 रुपया। जब उसका प्राइस हो गया 125 रुपया, तो उसने कितने शेयर बेच दिए? 60 शेयर। उसमें से जितने भी उसके पास शेयर होंगे वो शेयर में से उसने 60 शेयर बेच दिए, तो उसको कुछ तो मिला होगा पैसा। ठीक है। उसके बाद 60 शेयर बेचने के बाद भी जितने उसके पास बचे और शेयर बचे हुए थे, उसने उसको मार्केट वैल्यू जब 90 रुपीज हुआ तब बेच दिया। मतलब जब 90 रुपीज प्राइस हुआ तो वापस से उसने वो शेयर को बेच दिया। मतलब 125 रुपया हुआ तो प्रॉफिट में बेचा होगा, 90 रुपीज हुआ तो थोड़ा सा घाटा सहन करके लॉस में जाके बेचा होगा। ये सभी ट्रांजैक्शन के ऊपर ऑब्वियसली ब्रोकरेज तो लगेगा यार, फ्री में तो होता नहीं है सब चीज। तो ब्रोकरेज 0.1% देना पड़ेगा, जो भी वो कंपनी के थ्रू, ब्रोकरेज के थ्रू, मतलब जो कर रही है वो ब्रोकर के थ्रू, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर रही है। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या उस व्यक्ति को, जो नीता अग्रवाल है, उसको प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर जो है
इतना बेहतरीन है कि अगर इसको कोई अच्छे से समझ लेता है ना तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारे लाइफ से जुड़ी होती है, फाइनेंस से जुड़ी होती है, नहीं आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड इतना है, मार्केट वैल्यू इतना है। अब मुझे बताओ कि उसने 10,000 रुपया जमा किया, मतलब इन्वेस्ट किया, उसके बदले और जमा करने के जब कर रही थी तो उसका एक शेयर का दाम चल रहा था 100 रुपया, तो कितने शेयर मिले उसको, तो हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, जितना उसने भरा होगा, सम इन्वेस्टेड, जितना उसने भरा होगा और जितने का वो शेयर होगा, मतलब उस शेयर का मार्केट वैल्यू, उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। तो 10,200 रुपया उसने भरा, उसके बदले में और कितने का एक शेयर पड़ रहा है, 100 रुपए का पड़ रहा है एक शेयर, ठीक है। तो एक जीरो कैंसल, मतलब कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ शेयर है उसके पास कितने शेयर आ गए, कितना शेयर उसने खरीदा होगा, 10,200 में 102 शेयर खरीदा होगा। नंबर ऑफ शेयर इज 102 शेयर। समझ में आया ये चीज हमने बहुत बेसिक तौर पे सॉल्व किया है कि मतलब मैंने अगर 10,200 रुपया भरा है और एक शेयर का दाम चल रहा है 100 रुपया, तो मतलब मेरे पास कितने शेयर आ गए, अभी 102 शेयर आ गए। मतलब उस लड़की के पास, जो भी व्यक्ति है ये, उसके पास कितना है, 102 शेयर है, ठीक है। अब 102 शेयर है उसका, अब उसने क्या किया, धीरे धीरे करके उसको बेचना शुरू किया। अब क्या किया, 102 शेयर उसने खरीद लिया, फिर उसने क्या किया, सी सोल्ड 60 शेयर, उसने बेचना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या किया उसने, शी सोल्ड 60 शेयर, ठीक है। उसने क्या किया, 60 शेयर बेचा। कितने में बेचा, मार्केट वैल्यू 125 का चल रहा था। तो जो बताओ, शी सोल्ड 60 शेयर, मार्केट वैल्यू उसका चल रहा था 125 रुपया, तो उसको कितना मिला होगा पैसा, 60 शेयर बेचा मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है 125, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12, 13 14 15, 1 कैरी, 6 1 6 7, मतलब 7,500 रुपया उसको मिला। जब उसने बेचा तो 7,500 रुपया मिला। अब एक और चीज जो हम लोग यहां पे मिस कर रहे हैं या फिर मिस नहीं किए, उसको भी हम लोग करेंगे, यहां पे टेंशन मत लो। लेकिन हमको पता है कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे क्या है, ब्रोकरेज लगने वाला है, तो हमने ब्रोकरेज को अभी कैलकुलेशन करना रह गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकरेज को फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, देखो ब्रोकरेज कैलकुलेट करना एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड, बेचने के पहले उसने खरीदा था, ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ब्रोकरेज निकालेंगे, जो हमने नहीं निकाला। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ब्रोकरेज, ठीक है। तो ब्रोकरेज कितना है भैया, 0.1%, और 0.1% किस पे लगेगा, मतलब ब्रोकरेज किस पे लगता है, जितना उसने इन्वेस्ट किया पैसा 10,000 पे, तो 0.1% ऑफ 10,200 रुपीज। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10200, ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो कैंसल, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 102 कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 102, यानी हो जाएगा ये 10.2 हो जाएगा, करेक्ट है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 10.2 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये आ गया 10.2 रुपीज, मतलब ब्रोकरेज कितना लग रहा है, 10 रुपया 20 पैसा, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूं मैं, देखो यार ध्यान से, ब्रोकरेज हम लोग ने थोड़ा सा मिस कर दिया था, सीधा हम लोग बेचने पे चले गए। जब खरीदते हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा उसका, ठीक है ना, कुछ टैक्स तो लगेगा ना यार। तो 10 रुपया 2 पैसा, 10 रुपया 20 पैसा जो है उसको ब्रोकरेज लगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था 10,200 रुपया, उसके साथ में ये भी तो जुड़ेगा ना ब्रोकरेज, मतलब टोटल उसका जो परचेस वैल्यू था 102 शेयर का, वो क्या हो जाएगा, परचेस वैल्यू ऑफ 2 शेयर, सॉरी 2 नहीं, माफ करना, 102 शेयर, यानी 102 शेयर का परचेस वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया 10,200 रुपया प्लस ये 10 रुपया, कुल मिला के कितना हो जाएगा, कुल मिला के, इसको अगेन नीचे ले लो थोड़ा सा, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 10,210 रुपया 20 पैसा, मतलब 10210.2 रुपीज, ये हो गया आपका परचेस वैल्यू। क्या आ गया, ये परचेस वैल्यू आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, तो थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, मतलब ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब सिर्फ थोड़ा सा ना कंफ्यूजन को अवॉइड करना है, जो आपके माइंड में कंफ्यूजन चलेगा उसको अवॉइड करना है। तो ये जो चीजें किया उसने, वो खरीदने के टाइम किया, परचेस करने के टाइम 10,200 दिया, बदले में 102 शेयर मिल गया, लेकिन भाई ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, तो 0.1% के हिसाब से कैलकुलेट किया कि 10 रुपया 20 पैसा, 10.2 रुपीज आ गया मेरा ब्रोकरेज। तो टोटल उसका पैसा कितना लगा होगा, एक तो जो उसने भरा और प्लस ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा उसको, मतलब कुल मिला के 10,210.2 रुपीज उसको देना पड़ा परचेस के तौर पे, मतलब खरीदने के टाइम। बाद में उसने क्या किया, बेचना शुरू किया, तो शी सोल्ड 60 शेयर, मार्केट वैल्यू 125 रुपए का, तो 60 बेचा, 60 शेयर को बेचा 125 के हिसाब से, तो कितना उसको मिलना चाहिए, 7500 रुपीज उसको मिलना चाहिए। लेकिन भैया वो क्या करेगी, अब ब्रोकरेज भी तो देगी ना,
अब क्या करेगी वो, ब्रोकरेज भी देगी, तो ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो लिखो यहां पे ब्रोकरेज, कितना देना पड़ेगा ब्रोकरेज उसको, उस अमाउंट पे जो उसको मिला है उस अमाउंट पे 0.1% देना पड़ेगा, मतलब 0.1% ऑफ 7500, जितना उसको मिला 7500 रुपया, उस पर भी ब्रोकरेज लगेगा। तो कितना लगेगा, 0.1% लगेगा, तो मतलब 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 7500। ये दो जीरो कैंसिल कर दो, 75 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज नथिंग बट 7.5 रुपीज, मतलब 7.5 रुपया माफ करना दोस्तों, 7.5 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मतलब माइनस हो जाएगा। मतलब कितना मिला उसको, 7500 मिला, उसमें से माइनस कर दो। टोटल ये जो सोल्ड अमाउंट है, जो उसको सोल्ड अमाउंट मिला था, उसको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 7500, मतलब जो भी उसका बेचने का प्राइस था, ठीक है, प्राइस ऑफ सेल, प्राइस ऑफ सेलिंग 60 शेयर, 60 शेयर जब उसने बेचा तो उसका प्राइस उसको कितना मिलेगा 7500 में से 7.5 माइनस कर दो, कितना बचेगा 493.5 बराबर 92.5, मतलब 7492.5, ये हो गया आपका पैसा, मतलब 7492.5 उसको इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया 60 शेयर जब उसने बेचा तब की बात हो गई। ठीक है, तब की बात हो गई, यहां तक समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, पार्टीशन कर देता हूं अलग अलग ताकि आपको समझ में आया। ये इतने पार्ट में उसने खरीदा, इतना पार्ट में उसने 60 शेयर बेचा, 60 शेयर बेचने के बाद उसने वापस से बेचा, सोल्ड द रिमेनिंग शेयर। अब उसके पास कितने शेयर बचे, टोटल शेयर थे उसके पास, टोटल शेयर कितने थे 102 शेयर। अब 102 में से, ठीक है ना, 102 शेयर थे, अब कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे उसके पास, रिमेनिंग कितने बचे, 102 में से उसने 60 को बेच दिया, कितना बचे, कितना बचता है 42 बचेगा, तो 42 शेयर अब बचे उसके पास। तो अब जो 42 शेयर उसने बचे हुए, रिमेनिंग शेयर जो है उसको फिर से उसने बेचा, जिसका मार्केट वैल्यू चल रहा था 90, वापस से बेचा उसने। तो लिखो यहां पे अगेन, शी सोल्ड 42 शेयर, ठीक है, और उसका मार्केट वैल्यू कितना था 90, बराबर 90 रुपया। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। तो 42 शेयर उसने बेचा, कितने में बेचा, 90 रुपए के एक प्राइस में बेचा। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 18, 1 कैरी, 2 9, हाँ 9 2 18, 1 कैरी, 9 4 36, तो 37 हो गया, तो 3780 रुपीज। ये क्या है, बेचने का प्राइस। शी सोल्ड 42 शेयर, उसने 3780 रुपए में बेच दिया, बचे हुए 40 शेयर। ठीक है, अब बचे हुए 40 शेयर उसने बेच दिया, ठीक है, चलो मैंने मान लिया, लेकिन इसके ऊपर भी ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा उसको। तो ब्रोकरेज आ जाएगा फिर से यहां पे, लिखो यहां पे ब्रोकरेज, कैलकुलेट करो, हम लिखेंगे फिर से ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा, अगेन 0.1%, सबके लिए 0.1% दिया हुआ है यहां पे। तो ब्रोकरेज लगेगा 0.1, मतलब 0.1% किस पे लगेगा, जो बेचने वाला प्राइस है अभी 3780 उस पे लगेगा, मतलब 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 3780। ये 10 कैंसिल कर दो, ठीक है, और 10 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 37.8, वापस से डिवाइड 3.78 आ जाएगा, मतलब 3.78 रुपीज, मतलब 3 रुपया 78 पैसा अगेन इसका ब्रोकरेज लग रहा है। कितना लग रहा है, 3.78 रुपीज। तो इसका भी हमारा क्या निकलेगा, परचेस सॉरी सोल्ड, या फिर जो हम लोग बोले प्राइस ऑफ सेलिंग 60 शेयर, तो इसका भी निकलेगा ना, प्राइस ऑफ सेलिंग 60 शेयर, इसका भी निकालते हैं हम लोग। देखो कैसे निकालो, यहां पे लिखता हूं मैं छोटा सा, प्राइस ऑफ सेलिंग, जैसे ये प्राइस ऑफ सेलिंग 60 शेयर था, तो ये प्राइस ऑफ सेलिंग क्या है 42 शेयर, प्राइस ऑफ सेलिंग 42 शेयर। कितना आएगा, कितने में बेचा, 3780 में बेचा, फिर ब्रोकरेज भी माइनस करना पड़ेगा जो कि मिलेगा 3.78, तो कितना आएगा कर लो माइनस, 3780 माइनस 3.78, 3780 माइनस आपको करना पड़ेगा 3.78, तो 3776.22 कितना आ रहा है, 3776.22 रुपीज। ये आ गया 42 शेयर बेचने के बाद। अब यहां पे हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ गया है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर से जाएंगे हम। हमको क्वेश्चन पूछा है कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हमको क्या पूछा है कि भैया इसमें प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है। तो प्रॉफिट है कि लॉस है कैसे पता करेंगे। मुझे एक चीज बताओ कि पहली बात तो उसने जो खरीदा उसने, वो कितने में खरीदा, 10,210 रुपया देना पड़ा। मतलब एक पेज नया लेता हूं यहां पे, तो इन शॉर्ट हमें अभी क्या पता चल रहा है कि जो, हाँ पहले ना खरीदने के पहले वो छोड़ो, पहले टोटल बेचने का प्राइस कितना लग रहा है उसको वो लगाओ। तो टोटल बेचने का 60 शेयर जब बेचा उसने, उसको लगा 7492.5, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस
ऑफ 102 शेयर, मतलब कुल मिला के जो 102 शेयर थे उसके पास, उसको बेचने का कितना प्राइस लगा, उसको कितना प्राइस मिला, मतलब इन शॉर्ट कितना प्राइस मिला। अगर आप देखोगे तो 60 को बेचा तो 7492.5, तो लिखो यहां पे 7492.5 का 60 शेयर बेचा प्लस 3776.22 3776.22 इतना 42 शेयर मिला। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे भैया, बताओ कितने हो जाएंगे, कर लो यार। 7492.50 और ये 3776.22, ये 2 ये 7 इधर पॉइंट आ जाएगा, 6 2 8 9 7 16 1 कैरी 7 4 11 12 1 कैरी 7 3 10 11, तो 11268.72 इतना रुपया उसको वापस मिला, इतना रुपया उसको वापस मिला। मतलब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो परचेस कितने का खरीदा उसने, 10,210 रुपए में 0.2 रुपीज में उसने खरीदा। तो यहां पे लिख सकते हो आप लोग क्या, देखो ध्यान से, आप यहां पे क्या लिखोगे कि जो टोटल परचेस वैल्यू है, खरीदा हुआ प्राइस वो था 10,000, कितना है भैया देखो यहां पे निकाला हुआ है 10,210.2, 10,210.2 रुपीज, ठीक है। और टोटल सेलिंग वैल्यू, बेचने वाला प्राइस कितना है 102 शेयर का, वो है 11268.72 रुपीज। अगर आप खुद ही इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये है 10,210 रुपया, ये है 11,268 रुपया। ऑब्वियसली क्या ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर सेलिंग प्राइस इज मोर देन परचेस प्राइस, परचेस प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, ऑब्वियसली देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर प्रॉफिट होगा, क्योंकि बेचने वाला प्राइस ज्यादा है। मान लो कि मैंने ये चीज 10 रुपए में खरीदा है और उसको 15 रुपए में बेचूंगा, तो मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो खरीदने वाला प्राइस जब ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, कि जो भी सेलिंग प्राइस रहता है उसको माइनस कर दो उसके कॉस्ट प्राइस से, खरीदे हुए प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस कितना है भैया, देखो सेलिंग प्राइस है 11268.72, मतलब 11,268.72 माइनस कर दो 10,210.2, ठीक है। 2 था कि 2 था, खाली 2 था, खाली 2 था, 2 रुपीज माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो माइनस करके देखो यार, मैं थक गया, अभी माइनस नहीं करूंगा, मैं सीधा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। चलो आपके सामने ही कर रहा हूं, देखो बहुत इजी है, क्या कर रहा हूं, 11268.72 इसको मैं माइनस करूंगा किसके साथ, 10,210, ठीक है, 10,210.2 के साथ, कितना आ रहा है 1058 आ रहा है, तो 1058.52 रुपीज। तो ये उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब उस नीता अग्रवाल को, उसने जो 102 शेयर को पहले खरीदा फिर धीरे धीरे करके बेचा, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो उसको हुआ प्रॉफिट। वो भी कितना प्रॉफिट हुआ, 1058.52 रुपीज का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई नो इट वाज लेंथी, मेरे लिए भी लेंथी है, बड़ा क्वेश्चन है ना यार, काफी टाइम लगता है सॉल्व कराने में। तो यस इट वाज लेंथी क्वेश्चन, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो जरूर से आप लोग सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब चलते एक आखिरी क्वेश्चन जो कि आज मैं कराने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसको पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। मार्केट वैल्यू एंड डिविडेंड ऑफ शेयर डिक्लेयर्ड बाय कंपनी इज गिवन बिलो। मतलब दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है कंपनी ए, जिसका मार्केट वैल्यू शेयर का है 132 रुपीज और डिविडेंड देता है 12%। एक और कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू एक शेयर का है 144 रुपीज और डिविडेंड देता है 16%, ठीक है। हमें बोल रहा है कि फेस वैल्यू जो है जो कि है, दोनों ही शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया दे रखा है, फेस वैल्यू इज सेम, दैट इज 100 फॉर बोथ शेयर। मतलब इस कंपनी का भी फेस वैल्यू 100 रुपया होगा, ठीक है, और इस कंपनी का भी जो फेस वैल्यू है वो कितना होगा, 100 रुपया होगा, ठीक है, 100 रुपीज होगा। लिख दिया मैंने, चाहिए तो मैं इसके बीच में पार्टीशन कर देता हूं ताकि दोनों अलग अलग जगह पे हम लोग सॉल्व कर सके, ठीक है। देखो समझ में आया, दोनों का ही फेस वैल्यू 100 रुपया। हमें बोल रहा है कि फाइंड इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज प्रॉफिटेबल। मतलब अगर मैं एक इंसान हूं और मेरे को कंपनी में शेयर खरीदना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस कंपनी में खरीदूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कि इस कंपनी में करूंगा ज्यादा प्रॉफिट, तो कौन सा कंपनी प्रॉफिटेबल है और कितना है वो हम लोग निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन। चलो कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर कोई भी चीज का मतलब मुझे निकालना है तो यहां पे क्लियर बोल रखा है कि इन्होंने मार्केट वैल्यू दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, तो डिविडेंड 12% दे रखा है, तो सबसे पहले तो डिविडेंड हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है,
कि जितना भी परसेंट ऑफ डिविडेंड दिया उसका फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, हमें टोटल डिविडेंड मिल जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, उस कंपनी का डिविडेंड। तो डिविडेंड अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, जितना भी परसेंट दिया हुआ है, 12% दिया है तो 12% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होता है कंपनी का, उसके हिसाब से डिविडेंड मिलता है। तो 12% मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है 100 है, 100 गेट्स कैंसर मतलब 12 रुपया, 12 रुपया ये कंपनी डिविडेंड देती है। ये कंपनी कितना डिविडेंड देगी, देखो डिविडेंड अमाउंट, ये कंपनी कितना डिविडेंड देगी, जो कि अगेन इसका है 16% फेस वैल्यू का, ठीक है 16% ऑफ फेस वैल्यू बराबर, ठीक है। तो फेस वैल्यू 16% है मतलब 16/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, इसका भी 100 है तो ये 100 कैंसर, ये कंपनी देती है 16 रुपया। मतलब इन शॉर्ट कंपनी ए जो है वो कम डिविडेंड देती है, 12 रुपए देती है, कंपनी बी 16 रुपए देती है। तो यहां पे पता चल गया हम लोग को कि ऑब्वियसली ये कंपनी हम लोग को ज्यादा डिविडेंड दे रही है। मतलब हर साल का जो इंटरेस्ट बोलते हैं ना शेयर खरीदने के बाद, जैसे नॉर्मल बैंक में पैसा रखते हैं तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, वैसे ये जो होता है ये भी एक इंटरेस्ट ही है लेकिन इसको डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। तो 16 रुपए ये दे रही है, 12, तो कौन सा कंपनी प्रॉफिटेबल होगा इन्वेस्ट करना, ये होगा। लेकिन अभी डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें। तो ये तो डिविडेंड की बात हो गई दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमने क्या कर लिया, डिविडेंड की बात हो गई। लेकिन हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है। जैसे हम लोग कोई भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इस कंपनी ने पिछले 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में कितना हमें रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हम लोग बैंक में बोलते हैं कि हमको अगर बैंक में हम लोग ने पैसा रखा, एफडी में पैसा रखा, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का जो हमने किया रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, वो कितना मिलेगा। तो हम दोनों के कंडीशन में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे मैं निकालूंगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस कंपनी में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालूंगा मुझे पता है। जो भी डिविडेंड होता है, टोटल डिविडेंड जो अमाउंट होता है, उसको अगर आप किससे डिवाइड कर लो, आपका जो भी सम इन्वेस्टेड है, मतलब कितना पैसा आपने डाला हुआ है उस कंपनी में, तो सम इन्वेस्टेड को और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मिल जाता है। तो यहां पे भी सेम करेंगे वही चीज, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे भी कैसे निकालोगे, अगेन सेम वही चीज, जो कि जितना भी डिविडेंड देती है वो कंपनी अपॉन जितना आपने पैसा डाला हुआ है उस कंपनी में, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर सम इन्वेस्टेड बोल लो, सम इन्वेस्टेड, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, सम इन्वेस्टेड, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने। देखो कैसे आएगा, डिविडेंड कितना है, 12 रुपया दे रही है, टोटल पैसा कितना डाला है। अब देखोगे तो यहां पे मार्केट वैल्यू डिविडेंड ऑफ शेयर डिक्लेयर बाय कंपनी इज गिवन बिलो, फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपया, तो जो भी उसका डिविडेंड है 12 रुपया तो दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है ना, 12 रुपया जो है हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी है समझ लो कि हम मान के चलते हैं कि अगर एक एक शेयर ही ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है यहां पे कि कितना पैसा मैंने डाला हुआ है, लेकिन हम एक चीज मान सकते हैं कि जो भी पैसा डालूंगा वो कम से कम एक शेयर का तो डालूंगा ना। तो मान लो कि मैंने एक एक शेयर खरीदा हुआ है, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि एक शेयर खरीदा है तो सम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, एक शेयर का जो सम पैसा होगा वो कितना होगा, वो उसका मार्केट वैल्यू होगा, जो कि होगा 132 रुपया, ठीक है। जो भी पैसा मैं डालूंगा वो एक शेयर के हिसाब से, मान लो कि सिर्फ एक एक शेयर पकड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना, लेट्स कंसीडर ओनली 1 शेयर। तो डिविडेंड 12 रुपया, सम इन्वेस्टेड एक शेयर का 132 रुपया लगा, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पे भी डिविडेंड कितना मिल रहा है, 16 रुपया मिल रहा है उस कंपनी का, सम इन्वेस्टेड। अब कहीं पे लिखा तो नहीं है कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मान लो मैं एक शेयर तो खरीदा रहूंगा ना, क्योंकि मेरे को कंपेयर करना है खाली कि कौन से कंपनी में प्रॉफिटेबल है। तो सम इन्वेस्टेड, कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, एक शेयर भी खरीदूंगा तो मुझे कम से कम कितना देना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू 144 रुपया देना पड़ेगा। तो 144 रुपया दूंगा, एक शेयर भी खरीदना है तो इसका, और मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो चलो इन दोनों के वैल्यू को निकाल लेंगे, इससे पता चल जाएगा साफ साफ कि किसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, कितना पैसा हम लोग को रिटर्न में मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं, चलो क्या मिलेगा, कैसे करेंगे यार, 2 के टेबल में जाएगा, हाँ 2 के टेबल में, 6 के टेबल में, 6 2 12, 6 2 12 हो जाएगा और 6 2 12 हो गया, ठीक है। 2 1 2 और 2 11 जा, तो 100/11 आ गया, 100/11 डिवाइड कर लो, 11 9 99 होगा, ठीक है, 0 11 0 हो गया, मतलब 110 11 9.09। फिर भी मैं एक बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं, 9.09 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 100 डिवाइड बाय 11 आप लोग अपने नोटबुक में कर लेना, 100 डिवाइड बाय 11, 9.09 बराबर। तो 9.09% यह आ गया, 9.09%। मतलब इस कंपनी में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना भी आप पैसा डालोगे उसके बदले में आपको 9% का, 9.09% का रेट ऑफ रिटर्न मिलते रहेगा। यहां पे कैलकुलेट करते हैं, देखो 16 के डल में डायरेक्ट जाता है ना, 16 1 16, 16 9 144 होता है बराबर। तो ये कितना हो गया, 100/9,
तो 100/9 मतलब एक तो 9 1 ज़ा 9 हो गया, 10 बचा, अगेन 9 1 ज़ा 9 हो गया, ठीक है, और 1 बचा 0.0, 11.99 आएगा क्या, 11.11 आएगा शायद, देख लेते हैं। 100 डिवाइड बाय 9, 100 को 109 से डिवाइड कर दो, 11.11 ठीक है, बराबर 11.11%। तो अगर आप देखोगे ध्यान से इस कंपनी में, कंपनी ए में अगर आपने पैसा डाला होता, एक ही शेयर खरीदा होता, तो आपको बदले में 9.09% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन इस कंपनी में अगर आप पैसा डालोगे तो आपको 11.11% का रिटर्न मिलेगा। तो किस कंपनी में रिटर्न ज्यादा मिलेगा, इस कंपनी में मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन यही पूछा था, फाइंड इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज प्रॉफिटेबल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ क्या लिखेंगे। यहां पे हम लोग ने क्लोज किया और लास्ट में हम लोग लिखते हैं देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल देन, या फिर ऐसा लिख सकते हो, प्रॉफिटेबल मत लिखो, सीधा सीधा एक वर्ड लिखो यहां पे, इन कंपनी बी इज मोर, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इज मोर देन कंपनी ए, सिंपल लिख दो, मोर देन कंपनी ए, मतलब कंपनी बी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कंपनी ए से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर यहां पे लिखो, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, इज मोर प्रॉफिटेबल, खत्म कहानी, दैट्स इट। कितना इजी क्वेश्चन था, देख पा रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था यार, अब मैं भी थक गया। तो इसी के साथ ये होता है हमारा 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और रियल लाइफ में मान लो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, आज नहीं तो कल तो करोगे, बड़े होने के बाद सब कोई करते हैं, ठीक है, जो जिसको भी नॉलेज होता है वो करता है, जिसको नहीं होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो जरूर से करोगे तो ये सब चीज आपको हेल्प होगी, इससे आपको पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस भैया आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में और मिलेंगे फिर, जिसमें और भी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ के आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसा लग रहा है, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।